स्टार्ट करते हैं आज अपना अगला लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स का। तो आशा कर रहा हूँ कि तुमने केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक अभी तक जो भी पढ़ाया हुआ है वो काफ़ी अच्छे से समझ रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे, और आगे जो भी चैप्टर चलता रहेगा उसको भी तुम काफ़ी अच्छे से समझने वाले हो। आज का लेक्चर पूरा का पूरा बेस्ड रहेगा फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन सॉल्व करने पे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है पूरे के पूरे केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, फर्स्ट ऑर्डर। तो लास्ट लेक्चर के अंदर फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड फॉर्मूला, ग्राफ और फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेशन को मैंने लास्ट टाइम पे समझा दिया था। आज मैं पूरा का पूरा लेक्चर बेस्ड रखने वाला हूँ उसके न्यूमेरिकल्स पे, क्योंकि हमें अगर फॉर्मूलेज पता है, हमें ग्राफ पता है, हमें डेरिवेशन पता है, और अगर हमें क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो काफ़ी बुरा होने वाला है। तो हम पहले क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और चीज़ें समझेंगे, तो थोड़ी और फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि तुम देख पा रहे होंगे मैंने बोर्ड के ऊपर दो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है द रेट कांस्टेंट के फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.0045 सेकेंड इनवर्स। लास्ट टाइम पे मैंने बात किया था कि इसका जो रेट कांस्टेंट होता है उसका यूनिट होता है सेकेंड इनवर्स, या फिर टाइम इनवर्स बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने सेकंड में लिया है तो सेकंड इनवर्स बोल दिया। लिखा हुआ है व्हाट इज़ द हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन, मुझे हाफ लाइफ पता लगाना है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करके मैं सीधा का सीधा इसके आंसर पे आऊँगा। जैसा कि लास्ट टाइम पे मैंने तुम्हें टी हाफ निकालना सिखाया था। टी हाफ कितना आता है, टी हाफ का फॉर्मूला मैंने बताया था, वो आया था 0.693/K। याद है कितने लोगों को ये याद है कि ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था? सिंपल सी चीज़ थी, सिंपल। हमें ये किसके लिए है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने डिराइव किया था। ये किसके लिए डिराइव किया था? ये हमने डिराइव किया था फर्स्ट ऑर्डर के लिए। नोट्स देख लेना एक बार, चीज़ें समझ में आ जाएगी। के की वैल्यू दी हुई है, के की वैल्यू है मेरे पास, के की वैल्यू दी हुई है 0.0045 सेकेंड इनवर्स, है ना। जस्ट इसके अंदर पुट कर देंगे, टी हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय 0.0045, है ना। इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे तो सीधा आंसर लिख रहा हूँ, आंसर आएगा 154 सेकेंड्स। आंसर क्या आएगा? 154 सेकेंड्स। मतलब कोई भी रिएक्शन है, अगर उसका रेट कांस्टेंट, अगर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन उसका रेट कांस्टेंट ये है, तो सिंपल हम फॉर्मूला लगा के उसकी हाफ लाइफ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चीज़ें समझ में आ रही है? हाफ लाइफ मतलब जो भी रिएक्टेंट वहाँ पे बोल रहा है उसका 50% कंज्यूम हो जाना, उसको क्या बोलते हैं? उसका हाफ लाइफ। उसमें कितना टाइम लगेगा उसको क्या बोलते हैं हम? सिंपल हाफ लाइफ। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीट इन 10 मिनट। बोल रहा है कि कोई रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है, उसने हमें मेंशन कर दिया है कि क्या ऑर्डर है उस रिएक्शन का। रिएक्शन का ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर। बोल रहा है कि 20% कंप्लीट हो जाती है कितने मिनट में? 10 मिनट्स में। तो बताओ रेट कांस्टेंट क्या होगा? आराम से समझना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसा कि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम पे बता चुका हूँ, फॉर फर्स्ट ऑर्डर फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर का? K इंटू टी इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10 ए नोट बाय 80, है ना। पहले फॉर्मूला देख लो, है ना, बढ़िया। अब यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है ना, तो परसेंटेज के क्वेश्चंस में कैसे करोगे समझोगे। परसेंटेज के क्वेश्चन में क्या कर लोगे कि स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ए नोट है, तो वो मान लो 100। परसेंटेज का कभी भी क्वेश्चन आए तो हमेशा 100 मान के किया करो, बहुत ईजी हो जाता है। ए नोट हो गया 100, ये बोल रहा है कि 20% कंप्लीट हो गया, तो 20% कंप्लीट हो गया तो बचा कितना? तो 80 की वैल्यू कैसे निकालोगे? वो होगा 100 माइनस 20, मतलब आंसर आएगा 80। ये चीज़ समझ पा रहे हो? 20% कंप्लीट होने का मतलब है कि ये 20% क्या हो गया, चला गया। 20% रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो बचा कितना? 80। मतलब एट द 10 मिनट के बाद 80 कितना हो जाएगा? 80 कितना हो जाएगा? 80। कितना सही बैठ गया ना, मतलब मज़ा आ रहा है। चलो बढ़िया। इसके बाद यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 मिनट। तो सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे, K इंटू 10 इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 100 डिवाइडेड बाय 80, है ना। चेक करो सही लिखा है क्या? लॉग 100 को मैंने लिख दिया, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5/4। चीज़ क्लियर है? बढ़िया। तो यहाँ से K की वैल्यू कितनी आ रही है? K की वैल्यू आ रही है 2.303/10, और इस लॉग को थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है log 10 5/4। अब यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगेगी। log ऑफ a/b कितना होता है? log a माइनस b। तो यहाँ पे हो जाएगा log बेस 10 5 माइनस log बेस 10 4, है ना।
चीज़ क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। अब इसके बाद मैं यहीं पे एक और चीज़ कर रहा हूँ कि log 4 को मैं लिख रहा हूँ, 4 को लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर। सही चीज़ है, 2 का स्क्वायर लिख दिया। 2 के स्क्वायर को फिर मैं यहीं पे लिख रहा हूँ 2 log 2, मैं लिख रहा हूँ 2 log base 10 2, है ना। लिख सकता हूँ ना, स्क्वायर का 2 बाहर आ जाएगा तो ये 2 हो गया। log 5 की वैल्यू कितनी होती है? log 5 की वैल्यू होती है 0.7। log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3, है ना। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू की बात कर रहा हूँ। 0.7 माइनस 2 इंटू 0.3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.1। चीज़ क्लियर है, क्या समझा रहा हूँ? तो यहाँ से सिंपल सा के का वैल्यू हमारा क्या निकल जाएगा? 2.303 डिवाइड बाई 10 इंटू 0.1, तो याद आंसर आ जाएगा 0.02303 मिनट इनवर्स। चेक करो एक बार क्या किया हुआ है। ये 10 है, ये 0.1 है, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻², तो इसको 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर कितना आ गया? 0.02303 मिनट्स। आई थिंक थोड़ी सी चीज़ें क्लियर होगी। ऑफकोर्स मैंने यहाँ पे log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लिया है, यहाँ पे भी थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लिया है, लेकिन हो सकता है कि क्वेश्चन में एक्यूरेट अगर यूज़ करेगा तो इसके आसपास ही आंसर होगा। जैसे हो सकता है कि 0.022 बोल दे, ठीक है, तो वो तुम आराम से चीज़ें समझ सकते हो। तो आई थिंक तुम्हें दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो इसके बाद ट्राई करते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस। ये जो 2 क्वेश्चंस बोर्ड पे तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ और इनसे इतने ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी कवर करते हैं दोनों क्वेश्चन। तो काफ़ी ध्यान से सुनना है और एक एक चीज़ को समझना है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पहला लिखा हुआ है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है A to B, the ratio of times to complete 99.9% and half of the reaction, ठीक है। हमें रेशियो निकालना है किस किस का, कि एक तो वो रेशियो, एक तो वो टाइम निकालना है जब 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी, और उसका डिवाइडेड बाय क्या करना है? T हाफ। ये रेशियो में यहाँ पे फाइंड आउट करना है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका आंसर अगर निकालने की कोशिश करूँ तो क्वेश्चन ये है कि मुझे ये वैल्यू निकालनी है किसी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। अब तुम सोच रहे होंगे कि सर कुछ दिया ही नहीं है, ना कोई डेटा दिया हुआ है, ना कुछ दिया हुआ है, हम कैसे फाइंड आउट करें कि इसका रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना कि कैसे करना है, ठीक है। हमें फॉर्मूला पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, क्या होता है? KT इज इक्वल्स टू 2.303, हाँ कि ना, log base 10 A0 अपॉन 80। ये फॉर्मूला हम लोगों को पता है ना, ये फॉर्मूला हम लोगों को पता है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे T 99.9% निकालना है सपोज, तो क्या फॉर्मूला क्या होगा? 2.303 डिवाइडेड बाई K log base 10। अब मैंने तुम्हें लास्ट क्वेश्चन के अंदर बताया था कि कभी भी परसेंटेज वाली चीज़ अगर आती है तो कैसे करोगे? तो 99.9% है तो A0 को कितना मान लोगे? 100, हाँ है ना, सही है। 80 कितना होगा? खुद सोचो 80 कितना होगा। मैंने क्या किया था लास्ट क्वेश्चन के अंदर? 80 निकालने के लिए 100 में से इसको माइनस कर दिया था। तो बताओ 100 माइनस 99.9 कितना आएगा? तो तुम बोलोगे कि सर ये वैल्यू आएगी 0.1। ये वैल्यू कितनी आएगी? 0.1। आराम से समझना है 80 कैसे लिख रहा हूँ? 0.1। 100 में से 99.9 चला गया तो बचा कितना? 0.1 बचा, ठीक है। तो T 99.9 की वैल्यू कुछ इतनी आएगी। अब ये क्या है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ये पॉइंट हटाया तो यहाँ एक और जीरो लग जाएगा, सिंपल सी चीज़ है, एक और जीरो लग जाएगा, हाँ है ना। तो इसको हटा दिया मैंने, ठीक है। ध्यान से सुनते जाना। अब ये 10 ये 1000 लिखा हुआ है, 1000 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1000 को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 10⁻3, हाँ है ना। ये भी चीज़ समझ में आ रही है। ये 3 को क्या कर सकता हूँ मैं? 3 को बाहर निकाल सकता हूँ। तो 3 को बाहर निकाल दिया तो मैंने यहाँ क्या कर दिया? यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो? थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे क्या कर दिया तुमने? यहाँ पे ओवरऑल इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से, हाँ है ना। log base 10, ये वैल्यू कितनी हो गई? 1। ये वैल्यू कितनी हो गई? सिंपल 1, ठीक है। एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, क्या क्या किया मैंने वो सारी चीज़ें समझाई है मैंने। ये 1 हो गया तो ये ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई? ये ओवरऑल वैल्यू आ गई 2.303 बाई K इंटू 3, हाँ है ना। ये किसकी वैल्यू है? T 99.9 की वैल्यू। चीज़ क्लियर है ना, क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। आराम से समझना है। T हाफ कैसे निकालोगे? इसी तरीके से
तो टी हाफ क्या होगा, टी हाफ होगा 2.303 डिवाइडेड बाय के log बेस 10। अब टी हाफ निकालना है तो ए नोट अगर 100 है तो टी हाफ में ए नोट कितना हो जाए 80, कितना हो जाएगा 50, हाँ है ना। तो ये 50/100 ये कितना हो गया तुम्हारे पास 2। log बेस 2 की वैल्यू कितनी आती है, ये मैंने तुम लोगों को पहले बता चुका हूँ, ये आंसर आएगा 0.3, हाँ है ना। चेक करो 0.3 आंसर आएगा। तो ये टी 99.9% मैंने निकाला, ये टी हाफ मैंने पहले से निकाल रखा है, ठीक है। तुम्हें याद हो तो मैंने बताया भी था 2.303 को मल्टीप्लाई करोगे इससे तो 0.693 आ जाएगा, और 0.693 बाई के ही क्या होता है, टी हाफ होता है। तो मैंने वो फॉर्मूला यहीं से डिराइव किया था, लेकिन वो वापस से यहाँ पे इससे रिलेट करने के लिए ये वापस से समझा दिया। बस इन दोनों चीज़ों को डिवाइड कर दो, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख पाओगे कि टी 99.9 डिवाइडेड बाय परसेंटेज कर देते हैं डिवाइडेड बाय टी हाफ। तो अगर डिवाइड करोगे तो क्या होगा बेटा, डिवाइड करोगे तो क्या होगा देख पाओगे, 2.303 बाई के से 2.303 बाई के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब तुम ये मत सोचना कि सर पहली इक्वेशन में भी आपने के लिया है, दूसरी इक्वेशन में भी के लिया है, दोनों फर्स्ट ऑर्डर है तो के तो सेम ही होगा, के चेंज नहीं होगा। तो ये डिवाइड करोगे तो क्या होगा 3/0.3, तो ये आंसर आएगा कितना 10, आंसर कितना आएगा 10। ये 10 आंसर आने का मतलब क्या है, 10 आंसर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसका जो टाइम टी हाफ मतलब 50% रिएक्शन होने में जितना टाइम लगता है उससे 10 गुना ज़्यादा टाइम लगता है 99.9% तक पहुंचने में। चीज़ समझ में आ रही है क्या समझा रहा हूँ, चीज़ समझ में आ रही है क्या समझा रहा हूँ। बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को समझाने का इतना ही मतलब था कि इससे हम ये चीज़ देख पा रहे हैं कि टी हाफ मतलब आधा, मतलब हाफ रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम लगेगा उससे 10 टाइम्स ज़्यादा टाइम लगेगा 99.9% तक पहुँचने में। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ में आ पा रहा है कैसे कर पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही है ना, और भी क्वेश्चन वो बना सकता है, ज़रूरी नहीं है मैंने यहाँ पे 99.9 लिया है, कोई इसको क्या ले सकता है, इसको 99% भी ले सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके के प्रोसीजर से तुम्हें आंसर निकालना है, समझ में आ रहा होगा। सपोज अगर 99% ले लिया तो यहाँ 80 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ 80 की वैल्यू क्या पुट करोगे, 99 1 और ऊपर क्या आ जाएगा 100। चीज़ समझ में आ रही है। तो ऐसे क्वेश्चन वो बना सकता है, ठीक है, जहाँ पे हमें कोई डेटा नहीं दिया होगा लेकिन हम फिर भी उसका आंसर वहाँ पे हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, आई थिंक वो समझ में आ गया होगा। चीज़ क्लियर है, पहला क्वेश्चन क्लियर है अच्छे से। आंसर आएगा 10 टाइम्स, ठीक है, अप्रोक्स 10 बोल सकते हैं क्योंकि इसको 0.3010 लेना था, लेकिन 10 बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। अगला क्वेश्चन देखोगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 3 आवर। कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका हाफ लाइफ दिया हुआ है कितना, 3 घंटे, 3 घंटे उसका हाफ लाइफ है। तो बोल रहा है कि अगर मैं उस रिएक्शन के अंदर 100 ग्राम अगर लेता हूँ इनिशियली तो 15 आवर्स के बाद कितना बच जाएगा, 15 आवर्स के बाद कितना बच जाएगा। अब इस क्वेश्चन को अगर तुम करोगे तो 2 तरीके, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके, मैं दोनों से तुम्हें एक बार समझा देता हूँ। पहला तरीका मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कैसे करते हैं, अप्रोच बता देता हूँ, मैं आंसर सेकंड तरीके से निकालने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन मैं फर्स्ट अप्रोच तुम्हें बताता हूँ पहले। यहाँ फर्स्ट अप्रोच क्या होगी, ठीक है, समझना, फर्स्ट अप्रोच को समझना, मैं तुम्हें मेथड समझाने वाला हूँ। फर्स्ट अप्रोच ये है कि हमें टी हाफ दिया हुआ है तो हम के निकाल लेंगे 0.693 बाई टी हाफ वाले फॉर्मूले से, कर लेंगे ना, ये चीज़ कर लेंगे ना, के निकाल सकते हैं ना फर्स्ट ऑर्डर के लिए। के निकाल लिया, के निकालने के बाद अब मैं क्या करूँगा, के निकालने के बाद मैं फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पे, के इंटू टी इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10 ए नोट बाय 80, है ना। ये फॉर्मूला लगाओगे ना, ये फॉर्मूला लगाओगे, के की वैल्यू तुम्हें पता है, यहाँ से निकाल लोगे। टी की वैल्यू 15 आवर्स दी हुई है तो वो वैल्यू पुट कर दे, मतलब के की वैल्यू तुम्हें पता है, टी की वैल्यू तुम्हें 15 आवर्स पुट करनी है, 2.303 तुम वैल्यू पता है, ए नोट की जगह 100 ग्राम तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे पास 80 फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। और ऑफकोर्स यहाँ पे तुम्हारा थोड़ा सा लोग दिक्कत कर सकता है, थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, ज़्यादा नहीं करेगा, थोड़ा सा करेगा, तो उससे तुम्हारा 80 निकल जाएगा, वही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। पहला मेथड सभी को क्लियर होगा, पहला मेथड क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूले से, ये जो बेसिक है वो वाली चीज़ है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी मेथड होता है,
इससे भी छोटा मेथड है, काफ़ी छोटा मेथड है, देख के आंसर बता सकते हो। ठीक है, अब उसकी तरफ चलते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा जल्दी आंसर निकालता है, तो ऑफकोर्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड अप्रोच की बात करेंगे मैं आप, कि इस क्वेश्चन को करने का सेकेंड अप्रोच क्या होगा। ठीक है, आराम से सुना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर ये चीज़ लगती है तो वहीं लगाना है तुम्हें। ठीक है, कभी भी अगर सपोज कोई ए तुम्हारे पास रिएक्टेंट है और वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रही है, तो ए से ए नोट बाई 2 जाने के लिए जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं हम, टी हाफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टी हाफ बोलते हैं। इसी तरीके से अगर वो ए नोट से ए नोट बाई 2 से ए नोट बाई 4 तक जाएगा ना, तभी भी उसको कितना टाइम लगेगा, टी हाफ लगेगा। तब भी कितना टाइम लगेगा उसको, टी हाफ। ए नोट बाई 4 से ए नोट बाई 8 जाएगा, तभी भी कितना टाइम लगेगा उसको, टी हाफ लगेगा। चीज़ क्लियर है, समझना इंपॉर्टेंट चीज़ है। ए से ए नोट बाई 2 गया तो टी हाफ लगा, ए नोट बाई 2 से ए नोट बाई 4 गया तो टी हाफ लगा, ए नोट बाई 4 से ए नोट बाई 8 गया तो टी हाफ लगा। ए नोट बाई 8 से ए नोट बाई 16 जाएगा ना, तो भी टी हाफ लगेगा। समझ पा रहे हो, एक सीक्वेंस बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टी हाफ। अगर कोई मुझसे पूछता है सपोज क्वेश्चन के अंदर कि बताओ ए से ए नोट बाई 8 जाने में कितना टाइम लगेगा, क्वेश्चन समझ में आ पा रहे हो कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए है और लास्ट कॉन्सेंट्रेशन ए नोट बाई 8 है, तो बताओ कितना टाइम लगेगा। तो मैं बोलूँगा उसको कि भैया मुझे टी हाफ की वैल्यू पता होगी, तो मैं बोल दूंगा एक टी हाफ, दूसरा टी हाफ, तीसरा टी हाफ, है ना, मतलब 3 टी हाफ लगेंगे। मतलब क्या लगेंगे, 3 टी हाफ लगेंगे। चीज़ क्लियर है, क्या समझा रहा हूँ, पक्का क्लियर है। अगर 3 टी हाफ अगर यहाँ पे लगेंगे तो मेरा ए से ए नोट बाई 8 चला जाएगा। ठीक है, अगर टी हाफ की वैल्यू 5 मिनट है, सपोज टी हाफ की वैल्यू कितनी है, 5 मिनट है, तो 5 + 5 + 5 मतलब 15 मिनट्स में ए से ए नोट बाई 8 में पता चल जाएगा हमको। ठीक है, अभी क्वेश्चन को समझाया नहीं है, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ताकि ये दिमाग में बैठ जाए। तो अगर ए नोट ले लेते हैं इसको, ए नोट से ए नोट बाई 8 जाने में कितना टाइम लग रहा है, 15 मिनट्स लग रहे हैं। 5 मिनट्स 5 मिनट्स 5 मिनट्स तो 15 मिनट्स हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं तुम्हें इस क्वेश्चन के अंदर और क्वेश्चन अगर बनाऊं, बोल दिया जाए कि बताओ ए नोट से ए नोट बाई 4 जाने में कितना टाइम लगेगा, तो सोचो क्या आंसर दोगे। तुम आंसर दोगे कि सर 5 मिनट + 5 मिनट मतलब आंसर क्या दोगे, 10 मिनट। इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोल देता हूं कि बताओ ए नोट से ए नोट बाई 16 जाने में कितना टाइम लगेगा, तो तुम आंसर दोगे सर टी हाफ + टी हाफ + टी हाफ + टी हाफ मतलब 5 5 5 5, है ना। तो आंसर आएगा 20 मिनट। आंसर क्या आएगा, 20 मिनट। ये जो चीज़ समझा रहा हूँ ना, ये फॉर्मूले में भी डाल के तुम देख सकते हो, वहाँ से ही चीज़ें थोड़ी सी इजी ट्रिक यूज़ की गई हो और कुछ नहीं। इसके आगे भी फर्दर कर सकते हैं। अगर मुझे कोई ए नोट बाय 32 के बारे में पूछ ले कि बताओ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नोट है और ए नोट बाय 32 है, तो यहाँ पे भी कितना लगेगा, फिर क्या लग जाएगा, टी हाफ लग जाएगा, है ना। मतलब 5 मिनट और ऐड हो जाएंगे, तो 5 5 5 5 और 5 आंसर क्या आ गया, 25 मिनट्स। तो ए नोट से ए नोट बाय 32 चला गया, तो क्या आंसर आ रहा है, 25 मिनट्स। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। चलो अब इसका है ना एक फॉर्मूला बना देता हूँ। ठीक है, पहले ये चीज़ क्लियर है, एक बार देख लो इसको अच्छे से, चीज़ें क्लियर है। तुम यहाँ से देखो तो एक और चीज़, इस 2 को मैं लिख रहा हूँ 2 स्क्वायर, इस 2 को क्या लिख रहा हूँ मैं, 2 स्क्वायर। इस 8 को लिख रहा हूँ मैं 2 क्यूब, है ना। 16 को लिख रहा हूँ मैं 2 टू द पावर 4, 32 को लिख रहा हूँ मैं 2 टू द पावर 5। कुछ मिल रहा है, कुछ दिख रहा है क्या। एक रिएक्शन किया तो 2 टू द पावर 1, एक और 2 तो 2 की पावर 2, 1 2 3 तो 3, 1 2 3 4 तो 4, 1 2 3 4 5 तो 5। कुछ बैठ पा रहा है। मतलब अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ टी हाफ्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर नंबर ऑफ टी हाफ मेरे पास n है, अगर नंबर ऑफ मेरे पास जो टी हाफ है वो n है,
तो आफ्टर n टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, A0 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर n, A0 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर n, n टाइम्स कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 किया तो 2 टू दी पावर n हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 किया तो 2 टू दी पावर 4 हो गया। समझ पा रहे हो क्या 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 समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंपल सी चीज़ है, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बना दिया कि n टाइम्स का मतलब क्या है, n स्टेप्स हो गए हमारे यहाँ पे। तो जितने बार t हाफ होगा उतना n है, तो उतना क्या हो जाएगा, A0 बाय 2 टू द पावर n हो जाएगा। चीज़ क्लियर है, बढ़िया। अब इसको समझोगे, अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं, तो ये जो भी यहाँ पे तुम्हें समझाया है इसको अच्छे से एक बार देख लेना, ठीक है। बाई चांस नहीं समझ पाए तो वीडियो वापस से थोड़ा पीछे करके फिर से समझने की कोशिश करना, पक्का आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 100 ग्राम है, तो ये 100 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। 100 ग्राम दिया हुआ है, 100 ग्राम, और हमें टी हाफ पता है कितना है, 3 घंटे है ना, तो 3 घंटे के बाद कितना चला जाएगा, 50 है ना। 3 घंटे के बाद कितना चला जाएगा, 50 चला जाएगा। 3 और घंटे लगाओगे तो कितना चला जाएगा, 25। 3 घंटे और लगेंगे तो कितना चला जाएगा, 12.5, है ना। 3 + 3 + 3 कितना हो गया, 9 आवर्स। 3 और घंटे लगाओगे तो कितना चला जाएगा, 6.25, और 3 घंटे और लगाओगे तो कितना चला जाएगा, 3.125 ग्राम। कितना टाइम हो गया, 3 + 3 + 3 + 3 + 3 मतलब 15 आवर्स। तो 15 आवर्स के बाद कितना बचा रह जाएगा, 3.125 ग्राम। इससे भी आंसर निकालना, इससे मैच करवा लेना, एग्जैक्ट आंसर आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आई थिंक ये मेथड तुम्हें समझ में आ गया होगा, कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे इसको यूज़ करना है, वो चीज़ तुम्हें थोड़ी सी यहाँ पे क्लियर हुई होगी कि ये मेथड मैं कैसे यहाँ पे लगा पा रहा हूँ। क्लियर है। वो जो फॉर्मूला बताया था एक बार वो भी लगा के ट्राई करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला जो बताया मैंने वो फॉर्मूला भी यहाँ पे लगा के ट्राई करते हैं। अब मुझे बताओ कि 3 आवर है और 15 आवर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 15/3 मतलब n की वैल्यू आएगी 5 टाइम्स मुझे करना पड़ेगा। तो ये n की वैल्यू है, कितनी आई है, 5 है, मतलब मुझे 5 स्टेप्स करने पड़ेंगे। निकल के आ गया, ठीक है। ये मेथड ओनली इंटीजर वैल्यू में लगेगा, मतलब ये नहीं है कि अगर कोई तुम्हें 10 घंटे का पूछ लेगा तो 3 + 3 + 3 9 तो हो गया, लेकिन 10 आवर के लिए अलग से कैलकुलेशन है। तो ये चीज़ें जैसे सीक्वेंस में होगी तभी लग पाएगी, अदरवाइज नहीं लग पाएगी। तो इनकी वैल्यू 5 है, तो आफ्टर n टाइम्स कितना बच जाएगा, A0 बाय 2 टू द पावर n। A0 कितना है, 100 बाय 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 कितना होता है, A0 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 5 मतलब 32, और ये हो जाता है हमारे पास कितनी वैल्यू, 3.125। तो वो फॉर्मूला लगा के भी तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, तो आई थिंक चीज़ें क्लियर होगी। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये हमेशा तुम लगा सकते हो जब भी टी हाफ का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के अंदर ये लगता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट लगता है। नहीं लगता है तो ये लगाओगे, जैसे यहाँ पे अगर तुम बोलोगे ना तो यहाँ पे 10 टाइम्स के बाद आ रहा है, लेकिन सपोज अगर मैं 99% बोल देता तब ये चीज़ नहीं लग पाती। तो हम ये जो बेसिक फॉर्मूला है इसको यूज़ करके आंसर निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो तरीका लगता है तो पहले उसको लगाना, क्योंकि उससे आंसर काफ़ी जल्दी आ जाता है। तो फिर से कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं रिलेटेड टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसके बारे में हम अभी तक बात करते आ रहे हैं। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है ऑफ कोर्स, और आराम से कर पाओगे अगर इनको ध्यान से अगर देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। लिखा हुआ है द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कोई थर्मल डिकम्पोजिशन होता है तो वो कौन सा ऑर्डर बोल रहा है, ये फर्स्ट ऑर्डर बोल रहा है। इफ 50% ऑफ अ सैंपल ऑफ द कंपाउंड इज डिकम्पोज्ड इन 120 मिनट। 50% का मतलब क्या है, 50% का मतलब है ये टी हाफ की वैल्यू उसने दे दी है, ये चीज़ समझना है, ठीक है। वो इस तरीके से भी लिख सकता है 50% हो गया, ठीक है। 50% मतलब क्या है, टी हाफ है, कितना दिया हुआ है, 120 मिनट दिया हुआ है, बढ़िया। बोल रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 90% ऑफ द कंपाउंड टू डिकम्पोज। तो हमें ये बोल रहा है कि कितना टाइम लगेगा जब वो 90% डिकम्पोज हो जाएगा। मतलब मुझे किसकी वैल्यू वो पूछ रहा है, T90 की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, और हमें T50 की वैल्यू दी हुई है।
टी हाफ की वैल्यू दी हुई है, T50 बोल दो या टी हाफ बोल दो, ठीक है। अब 90% दिया हुआ है, टी हाफ दिया हुआ है, टी हाफ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ के क्या होगा, के होगा 0.693 बाय टी हाफ, है ना, कितना हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय 120, ठीक है। ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, के की वैल्यू मैं बता देता हूँ तुम्हें, आंसर क्या है, के की वैल्यू है 5.77 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स, ठीक है। ऑफकोर्स तुम्हारा काम है कैलकुलेशन, तो तुम ही करोगे, मैं तुम्हें सीधी वैल्यू लिख रहा हूँ, आंसर निकाल सकते हो, ये आंसर निकल के आएगा। तो के तुमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, कैसे, टी हाफ दिया होता तो के निकाल लिया। फिर क्या करना है, टी 90% निकालना है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं, के इंटू टी 90 इज इक्वल टू 90% लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू 2.303 log बेस 10 है। बताओ परसेंटेज में क्वेश्चन दिया होगा तो कैसे करेंगे, तुम बोलोगे कि सर ए नोट को मान लेंगे 100, तो बताओ 80 कितना होगा, बताओ 80 कितना हो जाएगा, तो मैं आंसर बोलूँगा तो मैं 10 हो जाएगा 80। सही समझ पा रहे हो, 10 क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, 10 क्यों बोल रहा हूँ, 90% कंज्यूम हो गया, 90% डिकम्पोज हो गया, तो बचा कितना 10, तो 100/10, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास log बेस 10, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास 1। कितनी वैल्यू हो जाएगी, पूरी वैल्यू हो जाएगी 1, सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ से T90 आ जाएगा इज इक्वल टू T90% इज इक्वल टू 2.303 बाई के, है ना, और के की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं, हम निकाल चुके हैं 5.77 इंटू सॉरी 2.303 डिवाइडेड बाई 5.77 इंटू 10⁻³ है ना, यही वैल्यू है। बस सिंपल से अगर ये वैल्यू है तो इसका ये मिनट इनवर्स में आएगा, तो ऊपर आंसर निकालोगे तो इसका आंसर आएगा अप्रोक्स 399 मिनट्स। आंसर क्या आएगा, अप्रोक्स 399 मिनट्स, मतलब इतना टाइम लगेगा और 90% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो आई थिंक तुम्हें समझ में तो आ ही गया होगा कि क्या किया है, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो तुम्हें यहाँ पे बताया, तो आराम से तुम इसका आंसर निकाल सकते हो वाला है। और सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, लिख रहा है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है के इज इक्वल टू 15, बोल रहा है के इज इक्वल टू 15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। यूनिट से पहचानना किसी भी ऑर्डर को मैं तुम्हें बता चुका हूं। अगर ये इस क्वेश्चन के अंदर सपोज अगर नहीं मेंशन करता कि ये फर्स्ट ऑर्डर की है, तो भी तुम बता सकते थे कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, कैसे, यूनिट से। इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा याद रखना। के की वैल्यू हमें पता है, पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा 5 ग्राम को 3 ग्राम तक जाने में, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है के इंटू टी इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10 ए नोट बाय 80, है ना। अब यहाँ पे ए नोट कितना है, ए नोट है यहाँ पे 5 और 80 है यहाँ पर 3, तो मैं उसको सीधा लिख देता हूँ। टी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तो 2.303 बाय के log बेस 10, 5/3 को मैं लिख देता हूँ log बेस 10 5 माइनस log बेस 10 3। चीज़ सही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें चीज़ में। इसको लिख दिया 2.303 बाय के की वैल्यू है 15 इंटू 10⁻³ log 5 की वैल्यू बताओगे, फास्ट 0.7 माइनस 0.47, हाँ कि ना, क्या आएगा 0.7 तो ये हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10⁻³ इंटू 0.23, है ना। कैलकुलेशन करना तुम्हारा काम है, मैं सीधा आंसर बताऊंगा, आंसर आएगा 34.07 सेकेंड्स, ठीक है। इतना आंसर आएगा, इतना टाइम लगेगा 5 ग्राम को 3 ग्राम में कन्वर्ट होने में, ठीक है। आई थिंक चीज़ें क्लियर होगी क्या यहाँ पे चीज़ें समझाई है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि रिलेटेड थे फर्स्ट ऑर्डर से, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे समझ में आ जाएंगे तो फर्स्ट ऑर्डर में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कुछ इन्हीं से थोड़ा बहुत घुमा फिरा के तो चीज़ें पूछ ही सकता है ऑफकोर्स, लेकिन इतनी चीज़ें अगर आराम से समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन बनने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करने के बाद अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड, ठीक है। तो उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करने वाला हूँ कि जो भी फर्स्ट ऑर्डर होता है वो कभी भी 100% कंप्लीट होता है या नहीं होता है, आंसर दो, होता है या नहीं होता है, तो मैं बोलूँगा नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है, ग्राफ से समझा चुका हूँ, पहले फॉर्मूले से भी समझा चुका हूँ। सेकंड चीज़ फर्स्ट ऑर्डर के अंदर
कि जो इसका रेट होता है वो क्या होता है, रेट इज इक्वल टू होता है के इंटू ए, हाँ कि ना, की पावर 1। मतलब जो रेट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के। चीज़ समझ में आ रही है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ए धीरे धीरे डिक्रीज होता है तो धीरे धीरे रेट भी क्या होती है, डिक्रीज होती है टाइम के साथ। वो ग्राफ में तुम समझ पा रहे होंगे जो पहले बनाए हुए हैं, ठीक है। थर्ड चीज़ जो मैं पहले अभी बता चुका हूँ टी हाफ से रिलेटेड, ठीक है। तो इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है, हमें अगर कभी भी टी हाफ वाला अगर कॉन्सेप्ट दिया होगा, जैसे कि मैंने तुम्हें क्वेश्चन करवाया था जिसमें ए नोट बाई 2 ए नोट बाई 4 इस तरीके से था, तो अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नोट है और अगर मैं उस कॉन्सेंट्रेशन को देखना चाह रहा हूँ आफ्टर एन इंटू टी हाफ, मतलब एन टी हाफ के करस्पॉन्डिंग अगर उसको देखना चाह रहा हूँ, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना निकल के आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए निकल के आएगा ए नोट डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर एन। ये कॉन्सेप्ट ओनली कब लगेगा, ये कॉन्सेप्ट लगेगा ओनली जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, तभी ये होगा, तभी लगेगा। चीज़ समझ में आ रही है ना। वो कैसे लगाना है वो पहले समझा चुका हूँ, एक बार फिर से समझा देता हूँ कि अगर ए नोट है, एक टी हाफ गया तो ए नोट बाई 2 बन जाएगा, ठीक है। अगला टी हाफ और लगेगा तो ए नोट बाई 4 बनेगा। मतलब पहले यहाँ से यहाँ जाने का टाइम, मतलब यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो टाइम लग रहा है वही टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा। मतलब यहाँ पे देखोगे ना तो रेट ज़्यादा है, मतलब यहाँ से 50% तक चला गया तो भी 5 मिनट लगा, 50 से फिर तुम्हारा 75% जाने में फिर टाइम कम लगेगा। फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये ए नोट बाई 8 हो गया, फिर कितना लगेगा, टी हाफ लगेगा। इस तरीके से सीक्वेंस चलता रहेगा, जैसे कि तुम आगे बढ़ा सकते हो। तो डिपेंड करेगा तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, तो तुम उससे आराम से समझ सकते हो। चीज़ समझ में आ रही है। लास्ट चीज़ ये बताऊंगा कि जो इसका रेट कांस्टेंट होता है, उसका जो यूनिट होता है वो होता है सेकेंड इनवर्स। अगर मैं टाइम को सेकंड में ले रहा हूँ, और उससे तुम आंसर पता लगा सकते हो कि कौन सा ऑर्डर है। आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे रिलेटेड टू फर्स्ट ऑर्डर, जो कि तुम्हें शायद वैसे पता होंगे, लेकिन फिर भी एक बार चीज़ें याद दिला दी ताकि तुम्हें अगर कहीं पे क्वेश्चन आए तो चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये वाले के बारे में फिर से एक बार समझा देता हूँ। ये चीज़ तभी लगेगी जब तुम्हारा टाइम टी हाफ का कोई मल्टीपल वैल्यू होगा, ठीक है। जैसे कि अगर टी हाफ अगर तुम्हारे पास 10 मिनट दिया हुआ है, ठीक है, तो 30 मिनट अगर होगा, 40 मिनट होगा, 50 मिनट होगा, 100 मिनट होगा, तब ये वैल्यू लगाओगे तो थोड़ा सा मतलब ये कॉन्सेप्ट लगाओगे तो आसानी से बन जाएगा। अब ये नहीं है कि टी हाफ 10 मिनट दिया हुआ है वो तुम्हें 25 मिनट पे पूछ रहा है, तब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं लग पाएगा, तब तुम्हें एक्चुअल फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो तुम्हें ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि कब एक्चुअल फॉर्मूला लगाना है और कब तुम्हें ये जो कॉन्सेप्ट बताए ये लगाना है, ठीक है। तो आई थिंक चीज़ें क्लियर होगी। आज का लेक्चर जो भी तुम्हें समझाया वो अच्छे से देख लेना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी तुम्हें ट्राई करने हैं ऑफकोर्स। तो ये था हमारा फर्स्ट ऑर्डर, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, इससे रिलेटेड फॉर्मूले, इससे रिलेटेड ग्राफ अच्छे से क्लियर कर लेना पहले, उसके बाद क्वेश्चन लगाना शुरू करना, तो आसानी से चीज़ें बन जाएगी, ठीक है। अगले लेक्चर में शुरू करने वाले हैं सेकंड ऑर्डर, जो कि काफ़ी छोटा है, ठीक है। तो मेन तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर ही है जो हमने पढ़ लिया है फिलहाल। सेकंड ऑर्डर भी हम पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम nth ऑर्डर, मतलब जो भी एक जनरल इक्वेशन है उसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए फर्स्ट ऑर्डर को पढ़ो, जीरो ऑर्डर को पढ़ो, मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा और नॉलेज गेन करो। तब तक के लिए कुछ और चीज़ें क्वेश्चन ट्राई करोगे तो मज़ा आएगा तुम्हें। तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय रहेगा। लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।